हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। तो लास्ट वीडियो आपने देखा। प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि हमने विशेष प्रयोजन डायोड का एक पार्ट जो कि जीनर डायोड था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो हमने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों फोटो डायोड, जिसे प्रकाश चालकीय डायोड भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि डायोड है। इसे और क्या कहते हैं, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि डायोड का एक भाग है, आप कह सकते हैं ना। ऐसी बहुत सारी डायोड्स हैं जो कि प्रकाशिक प्रभाव पर काम करती हैं, मतलब जिनके ऊपर प्रकाश आता है या जिनसे प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसे डायोड्स भी होते हैं। तो सबसे पहला डायोड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है फोटो डायोड। ये वैसे दूसरे नंबर का विशेष प्रयोजन डायोड है, फोटो डायोड। इसे और क्या कहा जाता है, इसे प्रकाश चालकीय डायोड भी कहते हैं। प्रकाश के कारण चालन करने वाला डायोड। क्या होता है बच्चों, पहले थोड़ी सी रामायण समझ लेते हैं, है ना, कि काम कैसे करता है। तो बच्चों ये चीज समझिए कि जब हम किसी पीएन संधि की बात करते हैं, ये कोई पीएन संधि मान लीजिए, ये पीएन संधि है, यहाँ पे प्लस मान लो और इधर माइनस आयन मान लेते हैं। इधर माइनस है तो इधर होल होंगे, है ना, और इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स मान लिए। ठीक, होता क्या है वो समझिए कि सामान्य अवस्था में जब किसी डायोड को पश्च अवनित किया जाता है, मतलब अगर ये n भाग है तो इसे मैंने बैटरी का प्लस दिया, और ये p भाग है तो मैंने इसे बैटरी का माइनस दिया। तो सामान्य अवस्था में होता क्या है बच्चों कि इनके अंदर कुछ न कुछ क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश भाग होते हैं। इसमें होते हैं होल्स और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। p भाग में तो इलेक्ट्रॉन्स और n भाग में होल्स। ठीक, और ये क्या करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं, ऐसा। ठीक है, बात अब क्या हुआ वो समझिए। अब ऐसा होता है बच्चों कि जब इन पर पश्च अवस्था में हम प्रकाश डालते हैं, फोटोन जो है वो हमने इनके ऊपर क्या किया, आपतित करवाया। ठीक, कंडीशन अप्लाइड, इस फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, किससे, इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल से। किससे, वर्जित ऊर्जा अंतराल से। आप ऐसे समझ लीजिए, इसी डायोड की इस भाग की बात कर लेते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक इस तरफ है। ठीक, इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो ये आंसर है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्जित ऊर्जा अंतराल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 है। तो आपतित फोटोन के लिए ये जो ऊर्जा है, फोटोन की भी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, एच न्यू होगी। ठीक, तो इस फोटोन की ऊर्जा इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब कोई ऐसा फोटोन आता है जिसकी ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होती है, वो फोटोन इस पर्टिकुलर अर्धचालक से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अर्धचालक उस फोटोन को अपने पास में क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा कि इसकी ऊर्जा ज्यादा है, अपने काम का है, रख लो अपने पास में। ठीक है, तो ये क्या करता है, उस फोटोन को अपने पास में अवशोषित कर लेता है। फोटोन को अवशोषित किया तो इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा को भी इसने क्या किया, अवशोषित कर लेना है। फोटोन की ऊर्जा को जैसे ही ये अवशोषित कर लेता है बच्चों, अब थोड़ा समझिए यहाँ पर, जैसे ही फोटोन की ऊर्जा को इसने अवशोषित कर लिया, इसका सहसंयोजक बंध टूट गया। सहसंयोजक बंध टूटा या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा ऊर्जा आई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से उठ करके कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। ऐसा ही होगा क्या, चलो जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चला जाता है तो संयोजकता बैंड में क्या छोड़ जाता है, एक होल छोड़ जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक, तो हमने बोला कि जैसे इसने प्रकाश को अवशोषित किया, उसकी ऊर्जा को अवशोषित किया, उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने पर उसका एक सहसंयोजक बंध क्या हो गया, टूट गया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में और एक होल संयोजी बैंड में रह गया। कुल मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का एक पेयर बन गया क्या। ठीक, अब ऐसे अगर 10 फोटोन को अवशोषित करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, 10 होल संयोजी बैंड में। ऐसे 100 फोटोन को अवशोषित करेगा तो 100 इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, 100 होल्स संयोजी बैंड में। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या में क्या हुई बच्चों,
वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या में वृद्धि हो गई तो हम बोलेंगे जिनके कारण धारा बह रही थी ऐसे आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो गई। अगर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ी तो फिर अर्धचालक की चालकता बढ़ गई। ये जो प्रभाव है ना बच्चों, किसी आपतित फोटोन के कारण, उसकी ऊर्जा के कारण किसी अर्धचालक की चालकता का क्या बढ़ जाना बच्चों, ये प्रकाशिक प्रभाव है। इसे प्रकाशिक चालकता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक चालकता। ठीक है, ये चालकता में वृद्धि हुई, सीधी सी बात है। अभी धारा आसानी से बहेगी तो उसकी चालकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इस चालकता में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? प्रकाशिक चालकता। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के कारण बनी है। ठीक, और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं प्रकाशिक चालकता प्रभाव। फिर अब यहाँ पर कुछ डायोड ऐसे हैं जो कि प्रकाशिक चालकता प्रभाव पर काम करते हैं। इनके ऊपर जब फोटोन आपतित कराया जाता है तो फोटोन के कारण क्या? इलेक्ट्रॉन और होल युग्म का निर्माण होगा। वो इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या करेंगे? गति करेंगे। गति करेंगे तो धारा को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जो कम धारा बह रही थी उसे बढ़ा देंगे। लेकिन कौन से कंडीशन में? आंसर हो उत्क्रम अभिनति में। मैं उत्क्रम अभिनति ही क्यों बोल रहा हूं वो थोड़ा समझने वाली बात है। देखो, जब अग्र अभिनति की बात करते हैं तो हम बोलते हैं अग्रवृत्ति में धारा किसके कारण बहती है? किसके कारण बच्चों? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो क्या वहां पे धारा के दिखता पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आंसर है नहीं, कि भैया पहले से ज्यादा थे और कितनी कर लोगे तुम। ठीक, लेकिन जब हम पश्च अभिनति की बात करते हैं बच्चों तो बहने वाली पश्च संतृप्त धारा का मान बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आवेश वाहक कम होते नहीं होते। अगर ऐसी स्थिति में, मतलब पश्च अभिनति में अगर फोटोन को आपतित करा दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल बन गए तो फिर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो गई, बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। जो पश्च अभिनति में जो संतृप्त धारा बह रही थी, अत्यल्प संतृप्त धारा बह रही थी, उस अत्यल्प संतृप्त धारा का मान बढ़ जाएगा। हमें वही प्रभाव देखना है। ठीक है, इसलिए फोटोडायोड को कभी अग्रपायस में संयोजित नहीं करते। क्यों? क्योंकि अग्रपायस में तो पहले से धारा बहुत ज्यादा मिलती है। इसे पश्च बायस में संयोजित किया जाता है क्योंकि पश्च अभिनति में प्रवाहित होने वाली संतृप्त धारा का मान कम होता है। जब फोटोन आपतित होता है तो संतृप्त धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। ये प्रेक्षित भी होता है। ठीक है, इसलिए इसे किसमें संयोजित करना चाहिए? पश्च अभिनति में संयोजित करना चाहिए, ताकि धारा के मान में वृद्धि में पता तो चले कि काम कुछ मिली एम्पियर, कुछ माइक्रो एम्पियर में भरी थी, एकदम से 100-200 माइक्रो एम्पियर के अंदर चली जाती है धारा, और बहुत ज्यादा, 200 से भी बहुत ज्यादा माइक्रो एम्पियर में चली जाती है बच्चों धारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। फोटोडायोड को किसमें संयोजित करेंगे? किसमें? पश्च अभिनति में संयोजित करेंगे। मैं लिखा देता हूं आपको। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसके ऊपर प्रकाश आना चाहिए या फिर इस पे प्रकाश जाना चाहिए? आंसर, इसके ऊपर प्रकाश आएगा तो काम होगा। ठीक है, तो फोटोडायोड को प्रदर्शित कैसे किया जाता है वो लिखा देता हूं पहले। इसे प्रदर्शित या प्रतीक चिन्ह इसका कैसा है? प्रतीक चिन्ह लिख लीजिएगा आप चाहे। ये एक सामान्य डायोड आप बनाए। ये सामान्य डायोड का पी भाग और ये सामान्य डायोड का क्या? एन भाग। फिर आप चाहे तो इसके ऊपर गोला बना लीजिए, नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर प्रकाश आता हुआ दर्शाएं। ठीक है, प्रकाश या फिर फोटोन आता हुआ दर्शाएं। ठीक है, तो फिर ये कौन सा डायोड बन गया? फोटोडायोड बन गया। ठीक है, फोटोडायोड को वैसे बनाने के लिए या तो पी भाग या फिर अग्र भाग की जो परत है ना, एन भाग की जो परत है, उसको थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए? पतला बना देना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक भाग को, दोनों भाग को नहीं, दोनों में से किसी भी एक भाग की परत को हमें क्या बनाना पड़ता है? पतला बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूं, तो इसके लिए प्रस्तावना बांधनी पड़ेगी। चलिए कैसे? तो हम बोलते हैं कि हमें पता है कि जब किसी अर्धचालक पर उपयुक्त ऊर्जा का फोटोन या फिर प्रकाश आपतित होता है तो
अर्धचालक इस फोटोन की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उपयुक्त ऊर्जा से समझ गए। उपयुक्त ऊर्जा क्या होती है कि आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वह वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके तुल्य होनी चाहिए। ये उपयुक्त ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। ये आपतित फोटोन की ऊर्जा और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ईजी या फिर डेल ईजी आप लिख सकते हैं। अवशोषित कर लेता है जिससे अर्धचालक के संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है। तथा यह संयोजी बैंड में होल का निर्माण कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन होल युग्म ताप जनित, टेम्परेचर के कारण भी तो कुछ बन रहे होंगे, ताप जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्म से अलग होते हैं। इस प्रकार अर्धचालक में आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने से इनकी चालकता में भी वृद्धि होती है। चालकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब आगे देखो, आपतित प्रकाश के कारण किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि को ही प्रकाशिक चालकता तथा यह प्रभाव प्रकाशिक चालकता प्रभाव कहलाता है। चालकता प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना है। अब इसके बाद में हम अर्धचालक पर आ जाते हैं। कौन से, फोटोडायोड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं फोटोडायोड। अब यहां से मेन पार्ट फोटोडायोड के लिए काम कर रहे हैं। फोटोडायोड प्रकाशिक चालकता प्रभाव पर कार्य करने वाला
डायोड है जिसे सदैव पश्च अविनति में परिपथ में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ऑलराइट, अब इसके बाद में हमें क्या देखना है वो समझिए बच्चों। अब हम बोल रहे हैं कि इसको जब बनाते हैं तो हमने बोलना है कि इसकी जो एक परत है पी या फिर एन परत को क्या करना चाहिए, हमें पतला बनाना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं फोटोडायोड को बनाने के लिए पीएन डायोड की पी या एन परत को पतला बनाया जाता है। अब परत को पतला बनाने का मतलब क्या है, हम बोलते हैं कि किसी भी एक बार में डोपिंग हमें क्या कर देनी है, कम कर देनी है, जिसके कारण यह फोटोन को अवशोषित कर शीघ्र ही संधि तक पहुंचता है, संधि तक पहुंचता है। एवं उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होल युग्म, इलेक्ट्रॉन होल युग्म देखो कैसे लिखा है, ई और एच लिखा है, ठीक है, युग्म संधि पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण, संधि पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण संधि को पार करते हैं, संधि को पार कर धारा प्रवाहित करते हैं। यह पश्च संतृप्त धारा आपतित फोटोन की तीव्रता पर निर्भर करती है। यही मैंने आपको बताया था बच्चों, 10 फोटोन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन होल युग्म आ जाएंगे, बनेंगे। 100 फोटोन आएंगे 100 इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनेंगे। 1000 आएंगे 1000 इलेक्ट्रॉन होल युग्म बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, सीधी सी बात है। चलिए तीव्रता पर ध्यान रखिएगा कि पश्च संतृप्त धारा आपतित फोटोन की तीव्रता पर निर्भर करती है। वो उतार लिया होगा, मेरे साथ में उतारे हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आपतित फोटोन की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, पश्च संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होती जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे जैसे आपतित फोटोन या आपतित प्रकाश, ठीक है, आपतित प्रकाश ही लिख देता हूं, आप उससे ज्यादा फेमिलियर हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाती है
बहने वाले पश्च संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये कैसे हम देखते हैं कि पश्च संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होती जाती है? तो इसके लिए एक ग्राफ हमने बनाना है और ये फोटो डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि फोटो डायोड को हमें पश्च अवनति में लगाना है ना? तो इसका ग्राफ भी पश्च अवनति में ही देखा जाएगा जैसा जीने डायोड का देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, हो गया ये फोटो डायोड जितना था हमारे पास में। अब हम देखेंगे VI अभिलाक्षणिक वक्र किसका? फोटो डायोड का। देखिए तो पश्च अवनति में बनाना है हमें। इस तरफ VR, इस तरफ IR और किसमें? माइक्रो एम्पियर्स में। सबसे पहले तो जब कोई प्रकाश आपतित नहीं हो रहा था ऐसा, और फिर ये बंधन क्षेत्र है, यहाँ पे तो हम वैसे भी काम नहीं करते। ये बात ध्यान में रखिएगा कि फोटो डायोड का उपयोग तब तक ही करना चाहिए या फिर बंधन क्षेत्र से पहले पहले करना चाहिए, या बंधन विभव से पहले पहले करना चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि ये बंधन विभव तक पहुंच जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कब? जब हम बोल रहे हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता शून्य है। आपतित प्रकाश की तीव्रता शून्य है, इसका मतलब आपतित प्रकाश आ ही नहीं रहा। ठीक है, प्रकाश को हम आपतित नहीं करवाए तो बहने वाली पश्च धारा बहुत कम बह रही है। ठीक, फिर जैसे जैसे हम देखते जाते हैं तो ये धारा बढ़ती जाती है। ऐसा ठीक, ये चाहे आप नहीं बनाओ तो भी काम चल जाएगा, इसको चाहे नहीं बनाओ तो भी काम चल जाएगा। बहुत सारी बुक्स में बना रखा है, इसको नहीं बनाओगे तो भी अपना काम चल जाएगा। ये हमें क्या बता रहा है? हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने तीव्रता को थोड़ा सा बढ़ाया। पहले यहाँ पे तीव्रता थी नहीं, प्रकाश आपतित हो ही नहीं रहा था इस वाले वक्र में। अब हमने जैसे ही प्रकाश को बढ़ाया वैसे ही संतप्त धारा के मान में वृद्धि। फिर हमने और प्रकाश को बढ़ाया, मतलब तीव्रता को बढ़ाया, तो संतप्त धारा के मान में और अधिक वृद्धि। और जैसे हमने प्रकाश की तीव्रता को और अधिक बढ़ाया, बहने वाली संतृप्त धारा बहुत ज्यादा हो जाती है, कई सौ माइक्रो एम्पियर तक बहने लग जाती है। तो हम बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाशित तीव्रता फाई है, और यहाँ पे फाई 3 का मान सबसे ज्यादा है। ठीक, फाई 0 बराबर 0, अर्थात प्रकाश आपतित नहीं, प्रकाश आपतित नहीं है। ठीक है, तो ये तो सामान्य डायोड हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर वो प्रकाशिक डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, फोटो डायोड की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों। ठीक, तो ये ध्यान में ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए। फोटो डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे जीनर डायोड का उपयोग वोल्टा नियमन में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। वैसे ही फोटो डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो एक बार के लिए इसको उतारो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि फोटो डायोड का उपयोग कहाँ तक किया गया है। और मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ। ओके, डिस्क्राइब गुड। उतारिए, जल्दी से उतार लीजिए। हो गया? चलो अब देखो,
किसके उपयोग की बात कर रहे हैं? फोटो डायोड के उपयोग की बात कर रहे हैं कि फोटो डायोड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला बच्चों, प्रकाश के संसूचन में, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाश के संसूचन में। संसूचन का मतलब पता लगाना कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है या फिर ज्यादा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई? सीधी सी बात है, हमने क्या बोला कि एच न्यू का मान ज्यादा होना चाहिए, किससे? वर्जित ऊर्जा अंतराल से, ठीक है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा जो है, ठीक, वो वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा है या फिर कम है। अगर कम है तो वो अवशोषित नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा तो बहने वाली धारा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा है तो वह अवशोषित होगा, अवशोषित होगा तो फिर बहने वाली संतप्त धारा के मान में वृद्धि होगी। तो अगर संतप्त धारा का मान बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रकाश जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल से थोड़ा सा ज्यादा वाला प्रकाश है, ठीक है। अगर धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से कम है। तो कुल मिलाकर के हमें पता चलता है कि हम प्रकाश का क्या कर पा रहे हैं? संसूचन कर पा रहे हैं, हम उससे छांट पा रहे हैं कि ये वाला प्रकाश ज्यादा ऊर्जा का है, ये वाला कम ऊर्जा का है, या फिर इस वाले प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है, इस वाले प्रकाश की आवृत्ति कम है, ठीक है, प्रकाश के संसूचन में। दूसरा, प्रकाश चलित स्विच में, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपने बटन दबाया और डोर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने देखे होंगे जिनमें बटन दबाया और डोर ओपन हो गया, गेट खुल जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। हम घर पे जाते हैं, बटन दबाते हैं और सारी लाइटें चलने लगती हैं, ठीक। ये इस तरीके के जो ऑटोमेशन है, होम ऑटोमेशन के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। सिर्फ फोटो डायोड नहीं, फोटो डायोड के साथ में टाइमर भी लग जाता है, बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन उनमें से एक युक्ति फोटो डायोड भी होती है। तीसरा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फिल्मों में, फिल्म जो हम पिक्चर देखते हैं, ठीक है, फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन में, ये क्या चीज है? देखो कई बार आपने देखा होगा, जब आप मूवीज देखते हैं तो एक नॉर्मल साउंड चलता रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर साउंड ऑटोमेटिकली तेज होता है। थिएटर में गए हो तो आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में साउंड ऑटोमेटिकली तेज हुआ और आसपास में वूफर वूफर ज्यादा काम करने लग गए, इफेक्ट ज्यादा आने लगा, धम 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 की आवाज ऑटोमेटिकली आने लगती है। जैसे फाइटिंग सीन होता है ना, तब भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज कहां से आई? वो चीज आती है फोटो डायोड से, ठीक है। एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ कि इस तरीके का कुछ लॉजिक हुआ होगा कि क्या होता है जब ऐसे सीन में, जब उन्हें ज्यादा साउंड या फिर ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करना होता है ना, बेस को बढ़ाना होता है, तब वो क्या करते होंगे? वो कुछ ऐसा करते होंगे कि जहां थिएटर होता है, थिएटर में जो पर्दा होता है, पर्दे के दोनों तरफ एक ब्लैक कलर की लेयर लगा देते हैं, जो कि सामान्यतः लगाती है। उस ब्लैक कलर की लेयर के पीछे बहुत सारे फोटो डायोड्स को लगा देते हैं, और उन फोटो डायोड को किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक्स्ट्रा स्पीकर से। एक तो स्पीकर चल ही रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पीकर से किसको कनेक्ट कर देते हैं, या एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम से किसको कनेक्ट कर देते हैं? उन फोटो डायोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी वो फोटो डायोड एक्टिवेट होंगे ना बच्चों, वैसे ही वो एक्स्ट्रा साउंड एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा फोटो डायोड तो फिर साउंड आएगा नहीं। तो जब ऐसा सीन आता है जिसमें उन्हें साउंड ज्यादा चाहिए होता है, क्या होता है, वो फिल्म को इस तरीके से बनाते हैं कि आपके साइड वाले कॉर्नर में प्रकाश जो है वो चेंज हो जाए, उसकी तीव्रता बढ़ जाए। जैसे उसकी तीव्रता बढ़ेगी, वो अधिक तीव्रता वाला प्रकाश किसके ऊपर आएगा? फोटो डायोड्स के ऊपर आएगा। सारे के सारे फोटो डायोड एक साथ काम करेंगे, सारा का सारा स्पीकर सिस्टम एक साथ काम करेगा और वॉइस ज्यादा हो जाएगी, बेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट है कंप्यूटर कार्ड्स व टेप को पढ़ने में, है ना। इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखें।
तो एग्जाम के अंदर 2 पूछता है, तो इन 4 में से मेरे हिसाब से 2 को याद करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हाँ, कई बार अगर ये पूछ ले कि फोटोडायोड का सर्किट डायग्राम बनाओ, तो इसे सर्किट डायग्राम में कैसे संयोजित करना चाहिए, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। बस ये ध्यान रखो कि वो पश्च अवनिधि में कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो ये मैंने एक बैटरी बनाई, यहाँ पर मैं फोटोडायोड बना रहा हूँ, तो ये एन टाइप है ना, तो ये डायोड का इस तरफ क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो ये डायोड बना दिया और इसके ऊपर क्या किया, प्रकाश को आपतित कराया। ठीक है, हो गया कि ये पश्चिम अभिनति के अंदर है ना, इधर एन है, इधर इसका पी भाग है। फिर धारा को नापने के लिए क्या, माइक्रोमीटर लगाएंगे। एक अमीटर होगा और वो कैसा होगा, माइक्रोमीटर होगा। ठीक, और वो धारा किसी ना किसी लोड रेजिस्टेंस से तो क्या होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, जहां पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सर्किट बना सकते हैं। सिंपल सा सर्किट है फोटोडायोड का। ठीक, अगर पूछे तो ये सर्किट बना के आ जाइएगा, क्योंकि पहले वाली धारा वैसे ही माइक्रो एम्पीयर में बहती है, बात ध्यान रखना, एम्पीयर्स में नहीं बहती। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ फोटोडायोड जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, आंसर है एलईडी को, लाइट इमिटिंग डायोड। ग्राफ ध्यान में रखिएगा भैया। अब ये एलईडी कहाँ, हर जगह देखते हो भैया, आजकल तो हम लाइटें एलईडी लगाने लगे हैं, सारी लाइट्स एलईडी क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम खर्चीली होती है ना। हमारा पुराना वाला बल्ब 100 वाट का, और जितनी प्रकाश वो देता था उतना 9 वोल्ट की जो 9 वाट की जो एलईडी होती है वो दे देती है, उससे तो ज्यादा ही देती है ना। तो कम खर्चीला है, दक्षता उतनी है, उससे ज्यादा है, इवन लॉन्ग लाइफ है, आसानी से खराब नहीं होती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक कम खर्चीला है, विद्युत ऊर्जा कम खपत करता है, एफिशिएंसी उतनी ही है, उससे ज्यादा है, इवन एफिशिएंसी, दक्षता ज्यादा है। तो फिर हमने एलईडी का उपयोग करना चालू किया, पुराने वाली चीजों के हटा करके, उनको हटा करके। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी। तो आज का दूसरा पॉइंट है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, कैसे इसे प्रदर्शित करेंगे, ज्यादा चीजें हम इसके अंदर वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या क्या दिमाग में रखना है वो समझिए। एलईडी को प्रदर्शित करने का तरीका कुछ ऐसा है, प्रतीक चिन्ह ध्यान में रख लीजिएगा, ये नॉर्मल डायोड बना लीजिए, ये इसका पी भाग और ये इसका एन भाग। तो जब आप इसे अग्र अभिनीत करते हैं तो इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, और ये प्रकाश का रंग अलग अलग होता है ना, लाल कलर की भी एलईडी होती है, पीले कलर की भी होती है, नीले कलर की भी होती है, अलग अलग रंगों की एलईडी होती है। ये कैसे होता है कि एलईडी के अलग अलग रंग हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि एलईडी को कौन से सेमीकंडक्टर से बनाया जा रहा है, कौन से अर्धचालकों से बनाया जा रहा है। अलग अलग अर्धचालकों से बनी हुई एलईडी से निकलने वाला रंग भी अलग अलग होता है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड पता चल गया। फिर पहली चीज क्या, एलईडी को परिपथ में अग्र अभिनीति में संयोजित किया जाता है, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। और जैसे जैसे निवेशी वोल्टा को बढ़ाते जाते हैं, एलईडी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है, उससे प्रकाश उतना ही चमकीला निकलना होता है। एवं एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक निवेशी वोल्टता को बढ़ाने पर, निवेशी वोल्टता को बढ़ाने पर एलईडी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी। दूसरा, एलईडी जो है बच्चों, उसे बनाने के लिए हम सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब सामान्य अर्धचालकों का उपयोग नहीं करते, एक विशेष प्रकार के अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि इनसे अगर बायस में जो धारा बहती है उसके कारण संधि तल पे जो ऊष्मा मुक्त होती है वो हीट ही होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन युग्म जब एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त भी करते हैं और उसके साथ में जो हीट उत्पन्न करते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ही बाहर निकलती है ना। लेकिन जो कुछ विशेष प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें जब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल युग्म संधि तल के पास में एक दूसरे से क्या करता है, संयोजन करता है, तो वहां हीट नहीं निकलती है, वो क्या करते हैं, प्रकाश के रूप में ऊर्जा को विकिरित करते हैं। ठीक है, इसलिए एलईडी का निर्माण सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं किया जाता। एलईडी के निर्माण में सिलिकॉन व जर्मेनियम का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होल संयोजन से मात्र ऊष्मीय ऊर्जा ही विकिरित होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और तीसरा, फिर किसका उपयोग किया जाता है? एलईडी को बनाने हेतु किसका? गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। फास्फाइड आदि का उपयोग किया जाता है, आदि का उपयोग किया जाता है। इनमें P तथा N भाग में अशुद्धि अपमिश्रण अत्यधिक होता है। ये बात ध्यान में रखना, दोनों ही भाग में अशुद्धियां ज्यादा मिलाई जाती है, डोपिंग अधिक की जाती है, ताकि अधिक इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या कर सके, एक दूसरे से संयोग कर सके। ठीक है, और अलग अलग अर्धचालक से बनने वाली एलईडी अलग अलग रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो हमने ये लिखना है कि एलईडी निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक की प्रकृति पर एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है।
निर्भर करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये एलईडी के बारे में बेसिक सी चीजें होंगी जो हमें ध्यान रखना है। अब क्या आता है, एलईडी का उपयोग कहाँ करते हैं? पहला है सजावटी लाइट में, करते हैं नहीं करते? सजावटी लाइट में। दूसरा 7 सेगमेंट एलईडी बनाने में। 7 सेगमेंट एलईडी क्या होती है वो समझिए। आपने देखा होगा कि रोड लाइट्स में कई बार टाइमर लगा हुआ होता है कि इतने सेकंड तक ये बत्ती लाल रहेगी, इतने सेकंड तक ये हरी रहेगी। और वो टाइमर कैसे बनाया जाता है? ऐसा बॉक्स और ऐसा, ये इस तरीके से 7 सेगमेंट एलईडी है बच्चों। इसे 7 सेगमेंट एलईडी बोलते हैं हम। हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। तो ये 7 सेगमेंट एलईडी में क्या होता है, जैसे जीरो बनाना है तो कौन कौन सी एलईडी को ग्लो करवाना पड़ेगा? ऐसा नहीं, इन सारी को, इस बीच वाली को हटा दो, जीरो बन गया। 1 ग्लो करवाना है 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी इस तरफ वाली हटा दो, ये सिर्फ 2 डंडों को काटो। 7 करवाना पड़ेगा तो क्या होगा? इन 3 को 7। 8 के लिए सभी एलईडी को ग्लो करवाना पड़ेगा। 9 के लिए देखो ऐसा 9 बन जाएगा कि यूं, बस इसको हटाना पड़ेगा, इस वाली एलईडी को ग्लो नहीं करवाना पड़ेगा और बच्ची को ग्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 सेगमेंट एलईडी के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? इसका सामान्य एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो हमने बोला 7 सेगमेंट एलईडी में। ठीक है, तीसरा आपने देखा होगा बहुत सारी घड़ियों के अंदर भी क्या होता है, ये एलईडी लगी हुई होती है। कैलकुलेटर में भी क्या लगी हुई होती है? एलईडीज लगी हुई होती है। तो हम लिख सकते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर व घड़ियों में। ठीक है, और प्रकाशिक संचार में, ये बात ध्यान रखना। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी एलईडी का उपयोग करता है। तो प्रकाशिक संचार में इसका उपयोग किया जाता है, एलईडीज का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरे हिसाब से इनफ होगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये एक सवाल पूछा जाता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग क्यों नहीं किया था? क्यों? क्योंकि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन होलियों का संयोजन भी हुआ तो फिर कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऊष्मीय ऊर्जा ही विकिरित होती है, विकिरण ऊर्जा नहीं निकलती है। ठीक है, फिर एलईडी के निर्माण में कौन से अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है? तो हम बोलते हैं मिश्रित अर्धचालक है। और कौन कौन से? गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इनका उपयोग किया जाता है। और इससे निकलने वाला प्रकाश, और इससे निकलने वाला प्रकाश, और इससे निकलने वाला प्रकाश, ये तीनों ही अलग अलग रंग के होंगे। क्यों? क्योंकि अर्धचालक अलग अलग है। तो एलईडी से निर्गत प्रकाश का रंग एलईडी निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक पर निर्भर करता है। अलग अलग अर्धचालक अलग अलग रंग का प्रकाश बाहर निकालेगा। वो प्रकाश कितना ज्यादा तीव्र होगा ये निर्भर करता है कि आपने इनपुट में कितना वोल्टेज दिया है। अगर ज्यादा वोल्टेज दोगे तो अच्छे रंग का प्रकाश निकलेगा, ज्यादा तीव्र प्रकाश निकलेगा। कम वोल्टेज दोगे तो फिर डिम एलईडी ग्लो होगी, सीधी सी बात। उपयोग मैंने बता दिए हैं, 2 तो याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर से पहले वैसे मैं सोच रहा हूँ कि लॉजिक गेट चालू करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो कम से कम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपका रुचि बनी रहेगी। ठीक है, तो अपन फिर लॉजिक गेट चालू करेंगे। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।